नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों के साथ 2 फरवरी का ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही बिजी और प्रोडक्टिव दिन रहा था और साथ ही ये दिन बेहद ठंडा था। इस दिन ने दोबारा से जनवरी की ठंड याद दिला दी थी। एक हाउसवाइफ को घर के साथ साथ बाहर के काम भी कैसे मेंटेन करके चलने पड़ते हैं, बस यही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सुबह सुबह से। अभी मुझे अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स बनाना है और ये है चने की सब्जी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैंने दोपहर में आलू चने की सब्जी बनाई थी। तो चने जो इसमें थे ना, वो तो लगभग सारे ही खाए जा चुके हैं, बस ये थोड़े से आलू बच गए थे। इनको मैं पराठों में यूज़ करने वाली हूँ। लेकिन पहले यहाँ पर मैं अपना एनर्जी ड्रिंक पी लेती हूँ, जिसमें मैंने मिलाया हुआ है 1/4 चम्मच आंवला और 1/4 चम्मच ही बीट रूट का पाउडर। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आंवला और बीट रूट का पाउडर बना के रखा हुआ है। हल्के गुनगुने पानी में उस पाउडर को पीने के बाद अब मैं आई हूँ दोबारा से किचन में, और ये जो सब्जी बची हुई है ना, इसको मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है क्योंकि ये फ्रिज में रखी हुई थी तो एकदम चिल्ड थी। इसको हम मिक्सी में डाल के बस इसका पेस्ट बना लेंगे। वैसे आप चाहो तो इसको मैशर से भी मैश कर सकते हो, लेकिन इतनी अच्छे से मैश होती नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इसमें चने भी हैं। हाँ, अगर आपके बच्चे खा लेते हैं तो आप इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं। वैसे मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा आसान लगता है। मिक्सी जार में डालो और बिल्कुल फाइन इसका पेस्ट बन जाता है, जिससे हम अब आटा गूँथेंगे। ये सारा आटा मैंने इस पेस्ट से ही गूंथ लिया था, पानी की ज़रूरत मुझे पड़ी ही नहीं थी। मैं ज़्यादातर आटे में बेसन भी मिलाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने नहीं मिलाया क्योंकि इसमें ऑलरेडी चने पड़े हुए हैं। आप चाहो तो इसमें फ्लेवर देने के लिए बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल सकते हो, कसूरी मेथी डाल सकते हो, या फिर थोड़ा जीरा, अजवाइन, जो भी मसालों का फ्लेवर आप देना चाहो आप दे सकते हो। लेकिन मैंने कुछ भी इसलिए नहीं डाला क्योंकि सब्जी हमारी काफ़ी फ्लेवरफुल थी। वैसे आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसका नरम सा आटा गूंथ के मैंने तैयार कर लिया है। ये 10-15 मिनट रखा रहेगा। तब तक ये जो मिक्सी का जार है ना, जिसमें हमने ये सब्जी पीसी थी, इसको मैं साथ के साथ धो के रख दूंगी। भले ही इसको मांजना बाद का प्रोसेस होगा, लेकिन अभी इसको अगर मैं साफ करके नहीं रखूंगी तो ये सब्जी इसमें बुरी तरह से चिपक जाएगी और फिर इसको साफ करने में मुझे 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। तो अभी मैंने बस इसको पानी से अच्छे से धो दिया है और इसका जो ढक्कन है ये मिक्सी जार का, इसको बस भिगो के रख दिया है। बाकी काम बाद में हो जाएगा। अभी फिलहाल बस ये जार साफ हो गया है, मुझे यही तसल्ली है, ताकि मेरी जो सफाई में लगने वाले 10-15 मिनट है ना, वो यहाँ पे बच गए। ये जार बस 2-3 मिनट में ही साफ हो गया। मांजना बाद का प्रोसेस है। अब इतना करने के बाद मैंने झाड़ू और पोछा किया था और मैं नहा भी ली थी। उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पर अपनी बेटी के लिए पराठे सेकने। तब तक वो नहाने के लिए गई हुई है और अभी तक भी उसका स्कूल 9:15 बजे का ही है। लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसके स्कूल की टाइमिंग दोबारा से 8 बजे हो गई है। और ये वाले पराठे इतने फ्लेवरफुल बनते हैं ना। मैं ऐसे ही दाल के भी पराठे बनाती हूँ। आप लेफ़्ट ओवर सब्जी को इसी तरह से मिक्सी में पीस के उसके इसी तरह से बहुत ही टेस्टी वाले पराठे आप बना सकते हैं। आपके बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे। जो बच्चे सब्ज़ी खाने में आनाकानी करते हैं, आप उनको इस तरह से सब्ज़ी खिला सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी बेटी की बोतल में थोड़ा सा गर्म पानी डाल रही हूँ क्योंकि उसका थोड़ा सा गला ख़राब है। और मौसम तो आज आप पूछिए मत, अभी आगे आगे देखिए क्या हाल है मौसम के। और ये देखिए, मैं उसको आज रिक्शा तक छोड़ने गई थी क्योंकि उसके पापा हैं तो घर पे ही, लेकिन उनकी तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है। वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा नींद लेना चाह रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो स्टैंड तक मैं उसको छोड़ आती हूँ। और धुंध देखिए आप कितनी ज़बरदस्त है, और कोहरा इतना ज़बरदस्त था कि थोड़ी दूर जाने पर वानी की रिक्शा भी दिखाई नहीं दी। मैं काफ़ी देर तक यहीं पर खड़ी रही थी, उसके बाद ही मैं यहाँ पर गई थी। आप देख रहे हो कि गाड़ियों ने अपनी लाइट्स जलाई हुई हैं। इतनी ज़बरदस्त धुंध उस दिन पड़ी थी। हालांकि 31 जनवरी की रात को बारिश आई थी अच्छी खासी, और बारिश होने के बाद ज़्यादातर ऐसा होता है कि बेशक से ठंड बढ़ जाए लेकिन कोहरा नहीं पड़ता।
लेकिन उस दिन जितना ज़बरदस्त कोहरा पड़ा था ना, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। हालांकि दिन में कोहरा कम हो गया था, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी उस दिन सूरज दिखाई नहीं दिया था। वरना ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब कोहरा पड़ता है तो उस दिन धूप ज़रूर निकलती है, लेकिन 2 फरवरी का दिन ऐसा था कि जो शायद जनवरी से भी ठंडा रहा था। अब मैं आ गई हूँ घर वापस, और यहाँ पर ये जो लॉन्ड्री बास्केट आप देख रहे हो ना, इसमें एक्चुअली धुलने वाले कपड़े नहीं हैं। आप लोगों के साथ मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था कि मैंने स्टोर रूम की सफाई की थी, तो वहीं से कुछ एक्स्ट्रा कपड़े निकले थे जो कि मैं वहाँ पे रख देती थी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते थे उन्हीं को मैंने इसमें भर के रखा है। और साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो सामान रखा है ये भी स्टोर रूम से ही निकला था, ये मुझे कबाड़ी को देना है। लेकिन जो इस लॉन्ड्री बास्केट में कपड़े हैं ना, वो एक्चुअली हमारे यहाँ पे आते हैं, तो जिनको कपड़े चाहिए होते हैं मैं उनके लिए ये निकाल के रख देती हूँ। और ये जो छोटी सी कुर्सी आप देख रहे हो, ये छोटी सी कुर्सी और ये लॉन्ड्री बास्केट और साथ ही एक बड़ा सा टब, ये सब मैंने 99 रुपीज़ में ख़रीदे थे। गली में ही आए थे बेचने वाले, उन्हीं से लिए थे 99 का एक। और ये जो छोटी सी कुर्सी है ना, ये वानी ने बड़े ही शौक से ली थी और वही इस पर फिट भी आती है। अच्छा, अब वापस आकर मैंने पहले पूजा की। नहा तो मैं सुबह ही चुकी थी, लेकिन अब मैंने पूजा की और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए पराठे बना रही हूँ। और सर्दी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं पराठे बनाते बनाते बराबर से इस तरह हाथ भी सेक रही थी। और ये सब देख कर ना मुझे मेरे बचपन की याद आ रही थी, जब मम्मी चूल्हे पे रोटी बनाती थी या पराठे बनाती थी, क्योंकि ज़्यादातर काम चूल्हे पे ही होता था। तो सर्दियों में बस हमारा यही काम होता था कि मम्मी के पास बैठ जाओ, वहीं पे गरम गरम रोटी मिलती रहती थी और चूल्हे के पास बैठ के हम हाथ सेकते रहते थे। और उस टाइम पे तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। आजकल की सर्दी तो ना के बराबर है। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए पराठे सेक रही हूँ। और अगेन मुझे वही अपने बचपन की याद आ रही है कि जब हम छोटे थे ना, तो बस एकमात्र यही लंच होता था, नमक वाले पराठे और आम का अचार। और ये 365 दिन का हमारा लंच होता था, मतलब जितने दिन भी स्कूल चलता था। कभी भी इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं होता था। हाँ, बस इतना होता था कि कभी इसके साथ दही ले गए, जैसे कि आज मेरी बेटी भी लेके गई है, तो वो इन पराठों को दही के साथ ही लेकर गई है। या कभी अगर हुआ तो आलू की सूखी सब्जी बन गई, वरना बस यही पराठे और अचार। और इससे हम कभी बोर नहीं हुए। और आजकल के बच्चे, उन्हें हर दिन नए लंच बॉक्स की फरमाइश होती है, मतलब लंच बॉक्स रेसिपी की। अब यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को लंच दे दिया है। लंच नहीं, एक्चुअली ब्रेकफास्ट ही है, लेकिन उनका लंच और ब्रेकफास्ट एक ही समझ लीजिए, क्योंकि इसको खाने के बाद वो चले गए थे और वो फिर शाम को ही आए थे। और ये करारा सा पराठा है मेरा, जिसको मैंने एंजॉय किया था। और उसके बाद बस वही अपना रसोई समेटी, बर्तन साफ़ किए, थोड़ा सा घर समेटा। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो आज मैंने ये जो मेरी क्रॉकरी अलमीरा है इसको थोड़ा सा सेट करने की सोची। सेट भी कुछ नहीं, बस चीज़ों को वहाँ से हटाया और उनको अच्छे से साफ़ करके दोबारा से जमाया। क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है कि चीज़ें गंदी नहीं होती, बस उनका अरेंजमेंट थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो जब हम अरेंजमेंट करने जाते हैं चीज़ों का, साथ के साथ सफाई भी हो जाती है। और साथ ही हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं जिनको हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे और रख के भूल जाते हैं। यहाँ पर मुझे 2 छोटे छोटी जैम की डब्बी मिली थी। मेरी बेटी जैम बड़े शौक से खाती है और मैं सोच रही थी कि जैम घर में ख़त्म हो गया, और आप देख रहे हो 2 छोटे वाली डब्बियाँ जैम की यहाँ पे रखी हुई हैं। बस इस अलमारी को थोड़ा बहुत मैंने क्लीन किया और आप देख ही सकते हो इसमें तरह तरह की हर शेप की क्रॉकरी रखी हुई है, जो कि यूज़ तो बहुत ही कम होती है, लेकिन हाँ होती तो है ही। हालांकि आज मुझे मार्केट का भी थोड़ा सा काम है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पहले से सोचा हुआ था कि इस अलमारी को मैं आधा घंटा दूंगी। आधा घंटे में जितनी क्लीनिंग हो पाएगी उतनी ही मैं करूंगी। और काफ़ी अच्छी खासी क्लीनिंग मैंने आधे घंटे में उसकी कर ली थी। साथ ही दवाइयों का ये डब्बा, जो कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको थोड़ा सा डीक्लटर करूंगी, तो आज इसकी भी बारी आ गई। और अगेन मुझे मार्केट जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये काम फैला लिया तो अब करना ही है। इसमें भी सिर्फ 10-15 मिनट ही लगने वाले हैं। अच्छा, डीक्लटर मैं कैसे कर रही हूँ दवाइयों के डब्बे को। देखिए, जैसे दवाइयों का एक ये पूरा पैकेट होता है ना, इसमें से कुछ दवाइयाँ ली जा चुकी हैं, कुछ हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा एज इट इज़ डब्बे में रखा हुआ है। तो थोड़ी सी जगह बनाने के लिए आप इसको, जो दवाइयों के रैपर खाली हो चुके हैं, वहाँ से उनको कट कर दीजिए।
लेकिन कट करते वक्त आप ध्यान रखिए कि उसकी एक्सपायरी डेट ना कट जाए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि दवाई रखी हुई है लेकिन जो एक्सपायरी डेट जिधर लिखी हुई थी ना, आपने वो हिस्सा काट दिया, तो फिर आपको कन्फ्यूज़न होती है कि ये दवाई लें या नहीं लें, एक्सपायर हुई है या नहीं। तो कभी भी इस तरह से जब खाली रैपर आपको काटना हो तो ध्यान रखिए कि उसकी एक्सपायरी डेट ना कट जाए। घर पर जो हम ये एक छोटा सा मेडिकल बॉक्स अपने लिए बना के रखते हैं, इसमें बहुत ही नॉर्मल सी बेसिक सी दवाइयाँ मेरे पास हैं। बैंडेड हैं, 2-3 पैकेट आपको इनो के दिखेंगे, पैरासिटामोल है, साथ ही आपको वोलिनी जेल भी दिखाई देगा। ये एक छोटी सी फिटकरी है जो मेरे हस्बैंड पहले यूज़ में लेते थे, अब तो नहीं लेते। साथ ही सैलिसिलिक एसिड, ये जो मेरे हाथ पे एलर्जी हुई थी ना, इस पे लगाने के काम आया था, लेकिन अब ये किसी काम का नहीं है। लेकिन इसकी एक्सपायरी डेट अभी है तो मैं इसको रख लूँगी। और एक मूव की ट्यूब आपको दिखाई दे रही होगी, साथ ही कुछ बैंडेज हैं। मतलब यही ज़रूरी सा सामान जो लगभग सभी घरों में होता होगा, और इमरजेंसी के लिए ये मेडिकल बॉक्स बहुत काम आता है। हालांकि प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ तो आपको डॉक्टर से ही लेनी चाहिए, हमेशा अपने आप से आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, लेकिन कुछ ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो घर में रखी होती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो 2 पैरासीटामोल की गोली मैं आपको दिखा रही हूँ ना, अलग से जो रैपर में हैं, इनकी एक्सपायरी डेट जा चुकी है, तो इसलिए उनको मैंने हटा दिया। और उनकी एक्सपायरी डेट भी मुझे तभी पता लगी क्योंकि उनको कट करते वक्त मैंने वही मेथड ध्यान में रखा था कि वो हिस्सा कट नहीं किया था जिधर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अब ये डब्बा मैंने अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद सारी दवाइयों को इसमें मैं अरेंज कर दूंगी। और ये जो डब्बा है ना, ये आप यकीन नहीं करेंगे, ये आज से 19 साल पुराना है। जब मेरा बेटा करीब 1.5-2 साल का था तब मैंने ये लिया था और तभी से ये मेरे पास है। तो जब ये टूटा नहीं, बेकार नहीं हुआ, तो अब इसको फेंक कर दवाइयों के लिए दूसरा डब्बा बनाना, मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता। तो कुछ दवाइयाँ इसमें से निकली हैं एक्सपायर, वो मैं फेंक दूंगी। और यहाँ पर जहाँ मैं ये डब्बा रखती हूँ ना, वहाँ पर अभी हल्का सा क्लीन मैंने कर दिया उसी कपड़े से। हालांकि गंदा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी क्लीन तो करना ही है। तो वापस इस डब्बे पे आ जाते हैं। काफ़ी पुराना है, तो कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ पुरानी हो गई तो हमने फेंक दी। तो फेंकने से पहले आप सोचिए कि अभी भी वो चीज़ काम की है या नहीं, या बस आप उसको ऐसे ही फेंक रहे हैं कि आपको एक नई चीज़ लेनी है। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने जो तकिए के कवर थे वो सीले थे, तो ये रील वाला जो डब्बा है ये भी यहीं पे रखा हुआ था। अब इन सबको मैंने एक जगह अच्छे से अरेंज कर दिया और ये वाला काम भी मेरा कंप्लीट हो गया। और इस टाइम तक 12:30 बज चुके थे। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि मुझे मार्केट का थोड़ा काम था और वो ज़रूरी काम था, तो इसलिए मैं आ गई हूँ मार्केट। और अभी कोहरा काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि सूरज एक सेकंड के लिए भी नहीं निकला था, तो ठंड बहुत ज़्यादा है। वाकई में बहुत ज़्यादा ठंड थी उस दिन। और यहाँ पर ई रिक्शा में मैं बैठी हुई हूँ ना, यहाँ पर देखिए पीछे ये एक लेडी ड्राइवर हैं जो कि ई रिक्शा चलाती हैं, सवारियों को बुला रही हैं। इनको देखकर पता लगता है कि आपको अपना घर चलाने के लिए हर एक वो काम करना पड़ता है जो आपने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो पुरुष ही नहीं, औरतें भी अपना घर चलाने के लिए बहुत संघर्ष करती हैं। मेरी बेटी की स्कूल टाइमिंग से पहले ही मैं घर वापस आ गई थी। मेरे आने के करीब आधे घंटे बाद वो स्कूल से आई है और आते ही उसने मुझे ये काम थमा दिया। ये उसका ज्योमेट्री बॉक्स है, एक्चुअली एक कपड़े की बनी हुई पॉकेट टाइप है, ये बॉक्स टाइप है गोल। ये मेरी ननद मोनिका ने बनाई थी काफ़ी पहले, और इसकी ना उसने चेन ख़राब कर दी। मतलब वो बोल रही थी कि मम्मी इसकी चेन चेंज कर दो। तो ये जो चेन के कुंडे हैं ना, ये मैं ला के रखती हूँ, और इनको डालने के लिए इस चेन को मैंने हल्का सा, बिल्कुल लास्ट से आपने देखा, हल्का सा कट लगाया। और उसके बाद ये जो चेन का कुंडा है, कुंडा ही बोलते हैं हमारे यहाँ, इसको इस तरह से इसमें आप डाल दीजिए, बड़ी ही आसानी से ये इसमें डल जाएगा। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर किया था जब उसकी इस तरह से ये छोटी सी पॉकेट मैंने रिपेयर की थी। अच्छा, अब जहाँ से हमने इसको कट किया है ना, वहाँ से ये चेन वापस ना निकल जाए, इसलिए इसमें एक स्टॉपर लगाना होता है। ये भी इस चेन के कुंडे के साथ ही मिलता है। कुछ कुछ यू शेप में ये होता है, दोनों तरफ से बड़ा शार्प होता है,
और इसको आप यहाँ से देखिए इस तरह से जैसे मैंने लगाया ना, इस तरह से आप लगाइए और उल्टी साइड से इसकी ये जो शार्प एजेस हैं ये निकल आती हैं, जिनको बस आपको अंदर फोल्ड कर देना है। तो ये पूरी तरह से सील हो जाएगा और यहाँ से हटेगा नहीं। अगर आपके पास ये स्टॉपर नहीं है तो आप सिंपली सुई धागे से यहाँ पर थोड़े से मोटे टांके भी लगा सकते हो, उससे भी ये चेन का कुंडा पूरी तरह से रुका रहेगा, दोबारा से फिर इसमें से निकलेगा नहीं। और यहाँ पर उसने ये एक छोटा सा एक बनी है, क्या नाम है इसका, नाम तो मैं याद नहीं आ रहा मुझको, शायद ये विनी द पू है, और उसको इसने चेन में अपनी डाला है। तो यहाँ पर फ़िलहाल वो अपना बैग सेट कर रही है नेक्स्ट डे के लिए। उसके बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई है और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपनी साड़ी पे फॉल। तो जो मैं मार्केट गई थी ना, वो मैं इसीलिए गई थी कि मुझे इस साड़ी का फॉल लाना था और इस पर पीको करा के लानी थी। साथ ही मैं इसके कुछ टेसल्स भी लेके आई थी जो मुझे इसके पल्ले पे लगाने हैं। और ये साड़ी ना मैंने मीशो से मंगाई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कि 3 फरवरी को मुझे एक शादी में जाना था। और सच बताऊं, मुझे बिल्कुल मन नहीं था साड़ी लेने का या स्पेशली शादी के लिए इस साड़ी को लेने का, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से मन किया। काफ़ी दिनों से मैंने इसको कार्ट में रखा हुआ था और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मतलब ये साड़ी का जो कपड़ा है वो ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन सच बताऊं, साड़ी का कपड़ा, ओवरऑल साड़ी पहनने के बाद इतनी खूबसूरत लगी ना कि मैं बस मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। और ये साड़ी मुझे 1520 रुपये की पड़ी थी। आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ पैसे यानी कि 40 से 50 रुपये और भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैंने कैश ऑन डिलीवरी ही ली थी तो मुझे 1520 रुपये की पड़ी थी। अच्छा, यहाँ पर फॉल लगाने का मैं तरीका आप लोगों को बता दूँ, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन जैसे मैं लगाती हूँ वैसे आपको बता सकती हूँ। यहाँ पर मैंने जो सुई में धागा डाला है ना, वो चौहरा धागा है, यानी कि डबल करके, और तब मैंने इसको धागे को डाला है। इससे ना बार बार फिर धागे में गांठ नहीं लगती, धागा आगे पीछे नहीं होता। और यहाँ पर आप देखिए, ये जो इसका बंद वाला लूप है ना, इसको मैं छोटा रखूँगी और ये जो लूप है यहाँ पर मैं गांठ लगाऊंगी। और फॉल लगाने के लिए ना आप एक गलती कभी मत कीजिए कि बहुत ज़्यादा लंबा धागा एक ही बार डाल लिया, उसमें फिर बार बार गांठें लगती रहती हैं और आपका टाइम ख़राब होता है। तो मैं पूरे फॉल को लगाने के लिए ना 3 बार धागा डालती हूँ और बड़ी आसानी से वो फॉल लग भी जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरे फॉल का धागा एक ही बार सुई में डाल लिया, आप बार बार उस धागे को डाल लीजिए ताकि आपका टाइम भी बचे और बार बार वो धागा उलझे नहीं। तो फॉल किस तरफ से उल्टी और सीधी होती है ये बड़ी आसानी से आप पता लगा सकते हैं, हल्की सी किनारी बनी हुई होती है उस पर। और जब मैं फॉल लगा रही हूँ ना, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, साड़ी का जो कपड़ा है उसको मैं हल्का सा, बिल्कुल समझिए कि बाल बराबर ही फॉल से नीचे रख रही हूँ, बिल्कुल उसको आपस में मिला के मैं टाँका नहीं लगा रही हूँ। अभी आप देखिएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा और क्लोज से दिखाऊंगी। ये देखिए, और टाँके जो मैं लगा रही हूँ ना, वो बिल्कुल ही बारीक हैं, इतने बारीक भी नहीं कि होल्ड ना कर पाएँ साड़ी को और इतने मोटे भी नहीं कि दूसरी तरफ से दिखाई दे। और जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि फॉल में और साड़ी के कपड़े में बिल्कुल ही मामूली सा मैंने अंतर रखा है, उनकी एक तरह से कहना चाहिए ऊंचाई को बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल अगर आप साड़ी से लगा के फॉल लगाएंगे ना, तो कभी कभी जो फॉल है ना वो साड़ी से नीचे झांकने लगती है। तो इसीलिए मैं फॉल को साड़ी से बिल्कुल ही नाम मात्र का ऊपर रखती हूँ उसको टक करते वक्त। और उम्मीद कर रही हूँ कि जैसे जैसे मैं बता रही हूँ शायद आप लोगों को समझ आए, क्योंकि ये एक लंबा और धीमा प्रोसेस है, तो इसकी बात भी मुझे धीरे धीरे ही करनी पड़ेगी। तो जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि मैं पूरे फॉल को लगाने के लिए 3 बार धागा डालती हूँ। नीचे वाले फॉल की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप हैंडल कर पाते हैं बहुत लंबे धागे को और उसमें गांठें नहीं पड़ती आपसे, तो आप बेशक से एक ही बार में धागा डाल लीजिए, लेकिन मैं बेहद लंबा धागा एक साथ हैंडल नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे धागा डालती हूँ। अब ये जो लास्ट वाला धागा है ना, ये बिल्कुल लास्ट तक मतलब सरवाइव कर जाएगा फॉल के लिए, तो बस मैं वही नाप कर देख रही हूँ यहाँ पर कि इतना धागा काफ़ी होगा या नहीं। और ये देखिए, मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ कैसे मैं टाँके लगा रही हूँ। ऊपर का टाँका हल्का सा बड़ा है और नीचे का टाँका जो कि साड़ी की तरफ दिखने वाला है
वो बिल्कुल बारीक है, आपको दिखाई भी नहीं देगा। आपको इस तरीके से टाँका लगाना है कि पीछे का कपड़ा हल्का सा पकड़ा जाए, ऐसा भी ना हो कि कपड़ा पकड़ा ही ना जाए और वो टाँका आपका बेहद ही बारीक रह जाए। तो देखिए इतने नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ। जब फॉल लगाते लगाते जो धागा है वो ख़त्म होने की कगार पे आए तो उसको एकदम से गांठ मत लगा दीजिए। उसको गांठ लगाने से पहले इस तरह से देखिए, सुई को आप जहाँ पे आपका धागा ख़त्म हो गया है वहाँ पे टक कर दीजिए और जहाँ से आपने लगाना शुरू किया था, आप देख रहे हो यहाँ पे हल्की सी गांठ आपको दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ से मैंने धागा शुरू किया था। तो जहाँ से आपने शुरू किया था और जहाँ पे आपका धागा एंड हुआ है वहाँ तक आप इस तरह से नाखून की मदद से इन धागों को थोड़ा सा खींचकर स्मूथ कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी बीच का कोई धागा खिंचा रह जाता है और उसकी वजह से फिर कपड़े में भी झोल पड़ जाता है। अब सबसे लास्ट में जहाँ पर हमारा धागा ख़त्म हुआ है वहाँ पर हम इस धागे की गांठ लगा देंगे और एक बार नहीं 2 बार गांठें लगाइए ताकि धागा आपका पूरी तरह से सिक्योर हो जाए। और उसके बाद हम लगाएंगे ऊपर का फॉल, जिसके लिए पहले मैं कच्चा टाका करूँगी क्योंकि मुझसे डायरेक्ट फॉल नहीं लगता। आता तो है मुझसे लगाना लेकिन डायरेक्ट नहीं आता, पहले मुझे कच्चा करना पड़ता है। अब नीचे का ये फॉल कंप्लीट हो गया। लास्ट में जहाँ पर ये किनारी बचती है इसको इस तरह से फोल्ड करके हम रखेंगे। आप चाहो तो इस पर प्रेस भी कर सकते हो ताकि ये किनारी अच्छे से मुड़ी रहे, लेकिन मुझे प्रैक्टिस है तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैं इसको ऊपर तक पूरा टक नहीं करूँगी, बस नीचे से ही जो लास्ट है वो मैं करके छोड़ रही हूँ। अब इसी तरह से जहाँ पे हमने फॉल शुरू किया था, ये तो सबसे लास्ट का कोना है, इस तरह से हमें मोड़ना है। ये जहाँ से हमने फॉल शुरू किया था ना, वहाँ पर भी शुरुआत में इस तरह से ही हमें ये कोना मोड़ना है। देखिए यहाँ से जहाँ से मैंने फॉल शुरू किया था, तो जब मैंने शुरू किया था ना, ये कोना हल्का सा नीचे से मोड़ के तभी मैंने टाँका लगाया था। और जैसा मैंने कहा कि मैं पहले कच्चा टाका करूँगी उसके बाद ही ऊपर का फॉल लगाऊंगी, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी एक थाली जिसको रख के मैं नीचे ये कच्चा टाका लगाऊंगी। बहुत से लोग ऐसे ही फर्श पे रख के लगा लेते हैं या हाथ से लगा लेते हैं, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि भाई मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं इस तरह से थाली पे रख के उस पर पहले कच्चा टाका लगाती हूँ। इस तरह से हाथों से आप कपड़े को स्मूथ करते चलिए तो फिर उसमें झोल नहीं पड़ेगा। और सबसे पहले मैं कच्चा टाका लगाऊंगी और कच्चा टाका मैं वाइट धागे से लगा रही हूँ ताकि साफ साफ मुझे धागा दिखाई दे, क्योंकि वैसे भी इस उम्र में आके धागा दिखाई देना बहुत कम हो गया है, बारीक अक्षर नहीं पढ़े जाते और ये सभी के साथ है। 40+ वाले मेरी इस समस्या को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैं मोटा मोटा ये जो टाका है लगा रही हूँ, इसको कच्चा टाका बोलते हैं। अगर आप भी बिगिनर हैं, फॉल लगानी आपको नहीं आती, तो मैं यही सलाह दूंगी आपको कि पहले आप कच्चा टाका लगाइए उसके बाद ही फॉल लगाइए, खासकर ऊपर की फॉल। नहीं तो आपके फॉल में बहुत ज़्यादा झोल पड़ेगी और आपकी मेहनत सारी बेकार हो जाएगी, आपको फिर दोबारा से उधेड़ के फॉल लगानी पड़ेगी। इसीलिए अच्छा है कि पहले कच्चा टाका लगाने में मेहनत कर लीजिए, उसके बाद ऊपर की फॉल लगाइए। अच्छा, ये जो कच्चा टाका हमें लगाना है ना, ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं। जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इतनी दूरी पे लगाएंगे ना तो काम चल जाएगा अच्छी तरीके से। और इस टाके का मकसद है मेन फॉल को साड़ी के कपड़े के साथ वहीं पर पकड़ कर रखना जहां पर आपको फॉल लगानी है। ये बिल्कुल भी इसको ऊपर नीचे खिसकने नहीं देगा। उसके बाद फाइनली मैंने काला धागा डाला सुई में और ये जो ऊपर का फॉल लगाना है मुझे वही उसी मेथड से कि नीचे की तरफ बारीक टाका लेना है, ऊपर की तरफ हल्का सा मोटा टाका। इस तरह से ये पूरा फॉल हम लगा लेंगे। अगर मुझे इस साड़ी को पहनने की इतनी जल्दी ना होती ना, तो सच बताऊं मैं पूरा दिन ले लेती, आराम से धीरे धीरे इस फॉल को लगाती रहती। लेकिन क्योंकि मुझे अगले ही दिन ये साड़ी पहननी थी तो इसीलिए मैंने ये फॉल करीब 1.5 घंटे में ही लगा लिया था। काफ़ी जल्दी करके मैंने लगाया। और वो कहते हैं ना कि जब सर पे काम पड़ता है ना तो बस हम जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे रात का खाना भी बनाना था। और मैंने ना इस पर बेहद खूबसूरत से पिंक कलर के टैसल्स भी लगाए थे।
आप लोगों को दिखाऊंगी अभी लास्ट में। लेकिन वो जब टैसल्स में लगा रही थी ना, उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ा सा ना एक ज़रूरी काम आ गया था। अब जब तक मैंने ये अपना फॉल पूरा किया तब तक वानी भी हमारी नींद पूरी करके उठ चुकी थी और फिलहाल वो अपनी 2 चोटियाँ बनाने में बिजी है। पहले उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैंने कहा कि भाई खुद करके देखो, अच्छी बुरी जैसी भी बनेंगी उसके बाद मैं तुम्हें गाइड करूंगी। लेकिन उसने खैर काफ़ी अच्छी अपनी 2 चोटियाँ बनाई। पहले उसने सिंपल चोटी बनाई थी, उसके बाद फिर उसने उनको गूंथने वाली चोटी बनाई और काफ़ी अच्छी उसने बनाई हैं। ये टोटल उसी का काम है, मेरी कोई हेल्प नहीं है इसमें। और यहाँ पर देखिए, ये प्यारे से डार्क रानी पिंक कलर के टैसल्स मैंने इस पर लगाए थे। लेकर आई थी मैं फॉल के साथ ही। 20 रुपये का एक टैसल ये मुझे पड़ा था और टोटल 8 टैसल्स मैंने इस पर लगाए थे। लेकिन बस वही कि मैं शूट नहीं कर पाई लगाते वक्त। सिंपल है, वही काले धागे से मैंने इसको लगाया। आप में से हर एक कोई टैसल्स लगाना जानता ही होगा। इस साड़ी का फाइनल लुक कैसा तैयार हुआ, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी जब मैं इस साड़ी को पहनकर शादी में गई थी। तो इस साड़ी के बारे में अगर आप और भी कुछ डिटेल्स जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में इसकी सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो बस अब इस लंबी सी डिटेल वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। किसी भी पॉइंट पर अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।